सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ आपके फेवरेट क्वेश्चन आंसर सेशन को लेकर आपके सामने। और पत्रकार जी को मैं स्पेशल रिक्वेस्ट पर बुला कर आया हूँ, वो बिजी थी, लेकिन मैंने कहा कि प्लीज़ आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग इस सेशन का वेट कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास जमा हो चुके हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं। और इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अमेरिका दर्शन चैनल पर। जो मेरे दोस्त पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं मुझे। मेरा नाम है मुजम्मिल एंड मैं इंडिया से हूँ। पिछले 10 साल से अमेरिका में साइंटिस्ट हूँ। तो ये मैं उन लोगों के लिए बताया है कि जो लोग इस चैनल पे अभी नए आ रहे हैं और मुझे जानते नहीं हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, कुछ भी देर ना करते हुए सीधे सीधे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये सेशन लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। एक बार को तो मुझे लगा था कि शायद लोगों को क्वेश्चन आंसर सेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो मैं ड्रॉप करने की सोच रहा था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए लाइव पर, बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया, सो इसलिए मैं इसको जारी रखूँगा। सो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, उन्होंने बीटेक किया है, उसके बाद उनके पास काफ़ी वर्क एक्सपीरियंस है। ओके। लेकिन उनका 8 साल का गैप हो चुका है स्टडी में, तो उनके लिए एमएस करना अमेरिका से सही रहेगा कि नहीं। दूसरा उन्होंने सवाल पूछा है किस फील्ड में एमएस करना सही रहेगा, एंड एमएस करने का जो टोटल खर्चा होता है उसको आप उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो जो आइडिया है यहाँ से आपका एमएस करने का, वो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप ज़रूर करें, आपको मैं इस चीज़ के लिए इनकरेज करना चाहूँगा, ज़रूर कीजिए आप। दूसरा आपने पूछा कि यहाँ पर उसका ख़र्चा कितना होगा। तो यह दोस्त ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से कॉलेज में आना चाह रहे हो, किस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहते हो। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि एक डिसेंट जो अच्छे कॉलेज की बात करूँ, तो यहाँ पर आप मान लो कि 50 लाख रुपए का आपका सिर्फ ये कोर्स करने का ख़र्चा आएगा। और ये कोर्स, हाँ, आपने ये भी पूछा कि क्या जो है फील्ड अच्छी रहेगी। तो मैं कहूँगा आज के टाइम के हिसाब से जो डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो है, देखो, एक तो आईटी सेक्टर हो गया, उसकी बहुत डिमांड है, आप अगर यहाँ से करें। दूसरा है उसी का कज़िन कि अगर आप यहाँ से डेटा साइंटिस्ट के उसमें अगर एमएस करते हैं, तो उसकी भी यहाँ पर आज के टाइम में डेटा साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कम आएगी। नेक्स्ट दूसरा सवाल है पोस्ट डॉक पोजीशन के बारे में। ओके। कि ये कितने साल का होता है, और अगर कोई लिमिट है, लाइक आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो क्या आप बीच में छोड़कर जा सकते हैं। अच्छा। तीसरा सवाल ये है उन्हीं का पोस्ट डॉक के बारे में ही कि क्या पोस्ट डॉक के बाद फिर जॉब करने के लिए कितना वक्त मिलता है। एंड देन उन्होंने पूछा है कि क्या ये करते करते ही ग्रीन कार्ड मिल सकता है, मतलब ग्रीन कार्ड कैसे अप्लाई करें। अच्छा। तो पहला आपका क्वेश्चन था कि कितने साल तक के लिए आप पोस्ट डॉक रह सकते हो। तो जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं, आपको बता रहा हूँ, वो ऐसा होता है कि J1 पर आते हैं पोस्ट डॉक और 5 साल तक पोस्ट डॉक करते हैं। उसके बाद वो H1B वीज़ा में चले जाते हैं, जिसमें कि वो 3+3 करके 6 साल के लिए मिल सकता है। तो टोटल आप ये मान लो कि 5 से 11 साल तक का जो है पोस्ट डॉक आसानी से कर सकते हो। 5 से कम भी हो सकता है कि अगर किसी वजह से आपकी जॉब कंटिन्यू नहीं हो पाई, क्योंकि जो J1 होता है वो पहले 1 साल मिलता है अक्सर, फिर 2 साल, फिर 2 साल, ऐसे करके एक्सटेंशन होते हैं J1 वीज़ा के। दूसरा आपने कहा कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो क्या बीच में छोड़कर जा सकते हैं। यस, डेफिनेटली छोड़कर जा सकते हैं आप पर कोई लायबिलिटी नहीं बनती है उस कॉन्ट्रैक्ट की। अगर आपको कोई बेहतर पोजीशन मिलती है तो आप उस पर मूव हो सकते हैं J1 वीज़ा में ही ईजीली। तो तीसरा था कि आप यहाँ पर जॉब के लिए कितना वक्त मिलता है। तो देखो, पोस्ट डॉक करने के बाद कोई अलग से यहाँ पर जॉब ढूंढने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आप ये समझ लो जब तक कि आपकी जॉब है पोस्ट डॉक की, तब तक का आपका स्टे है। तो आप तब तक ही यहाँ पर रुक सकते हो। जॉब ख़त्म, आपका स्टे ख़त्म, आपको जाना पड़ेगा। तो जो लोग करते हैं वो अपने पोस्ट डॉक पीरियड के दौरान ही सारे काम करते हैं, वो चाहे उन्हें नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करना हो। आपने ग्रीन कार्ड का सवाल पूछा, तो यस, आपको पोस्ट डॉक में रहते रहते ही ग्रीन कार्ड के लिए अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनानी होती है, ग्रीन कार्ड अप्लाई करना होता है। और अगर आप सब कुछ अच्छा चलता रहता है तो आपको ग्रीन कार्ड पोस्ट डॉक करते करते मिल भी जाता है। तीसरा सवाल जो है वो नोरी के बारे में है, जो आपने J1 वीज़ा की वीडियो डाली थी, उसमें आपने एक वेवर के बारे में मेंशन किया था, जिसमें आया था नोरी, जो कि है नो ऑब्जेक्शन रिटर्न टू इंडिया। तो ये क्यों रखा गया है, ये 2 साल इंडिया आने की जो ज़रूरत लगाई गई है वो क्यों लगाई गई है, एंड क्या आपने और आपकी वाइफ ने भी नोरी का आपको मिला था कि नहीं मिला था। अच्छा, तो पहला सवाल कि ये क्यों है,
तो पहला, जैसे कि मैंने जब J1 वीज़ा का वीडियो डाला था उसमें ये बताया भी था कि ये चाहिए होता है इसलिए कि आप, पहला ये चेक पॉइंट है कि अगर आप इंडिया छोड़कर यहाँ पर आए हो तो वहाँ पर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, आप किसी बैंक से लोन लेकर तो यहाँ पर नहीं आए थे जो कि आपने ना चुकाया हो। तो इसी तरह की बहुत सारी, अगर आपका वो बैकग्राउंड चेक करते हैं और अगर सब कुछ क्लियर निकल जाता है, आपका कोई आपके उस पर डेरोगेटरी मार्क नहीं है, तो आपको नोरी दे दिया जाता है। दूसरा है कि भाई जो एक और मेन रीज़न है कि गवर्नमेंट पोस्ट डॉक्स को, जो हम जैसे लोग हैं आते हैं PhD करने के बाद, उनको आसानी से देखिए मिल जाता है, क्योंकि अगर सब कुछ सही होने के बाद भी, सारी बैकग्राउंड क्लियर निकलने के बाद भी अगर गवर्नमेंट आपको वहाँ रोकना चाहती है, अगर आपको वेवर नहीं देती है, दैट मीन्स गवर्नमेंट की ये लायबिलिटी बन जाती है कि वो आपको वहाँ पर जॉब दे, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि तुम स्टे करो, जबकि आपका सारा बैकग्राउंड भी क्लियर है। वहीं पर दूसरी तरफ जैसे MBBS डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए 2 साल जो है वो एकदम मैंडेटरी है कि वो वहाँ पर, उनको तो जॉब करनी ही करनी है। तो उस केस में गवर्नमेंट उनको जॉब आई थिंक देती भी होगी, क्योंकि अगर जॉब आप नहीं दे रहे हैं तो आप फिर जाने से फिर रोकने का मतलब नहीं बनता है। आई मीन टू से। नेक्स्ट, क्या आपने नोरी लिया था? यस, अच्छा हाँ, ये एक सवाल था कि हमने, यस, हम दोनों ने ही, हमको नोरी वहाँ से लेना पड़ा था। अगला सवाल ये है कि क्या बिना स्पॉन्सरशिप के भी ग्रीन कार्ड मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है ग्रीन कार्ड बिना स्पॉन्सरशिप के। जैसे हम लोगों ने अप्लाई किया था, तो हमने EB1A कैटेगरी में अप्लाई किया था, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में आती है, कि आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ही हाई लेवल की हैं। उस बेसिस पर उस कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड दिया जाता है, और ये आप खुद ही अपने आप को स्पॉन्सर करते हो, उसमें कोई भी उसको स्पॉन्सर नहीं करता है। और EB5 वाली जो कैटेगरी है वो भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट बेस यहाँ पर आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। मेरी उस पर एक वीडियो भी है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। इमिग्रेंट वीज़ा एंड ग्रीन कार्ड में क्या डिफरेंस है? इमिग्रेंट वीज़ा एंड ग्रीन कार्ड में जो है बड़ा थिन लाइन का डिफरेंस है, आई वुड से, कि जब लोग यहाँ पर आते हैं, कि सपोज़ कोई अपने पेरेंट्स के लिए ग्रीन कार्ड फाइल करता है, या स्पाउस के लिए ग्रीन कार्ड फाइल करता है, या कोई स्पॉन्सरशिप वाला जो EB5 वाली कैटेगरी में यहाँ पर आता है, तो पहले इस केस में उन लोगों को इमिग्रेंट वीज़ा पर वो लोग आते हैं, क्योंकि उसका मतलब है उसमें इंटेंशन आपकी क्लियर है कि आप वहाँ जाकर बसने वाले हो, रहने वाले हो और ग्रीन कार्ड अप्लाई करने वाले हो। तो वो इमिग्रेंट वीज़ा यहाँ आने के बाद ही आपका सारी कंडीशंस फॉलो करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट होता है। अगला सवाल ये है कि क्या टूरिस्ट वीज़ा को या विजिटर वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में या फिर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कराया जा सकता है अमेरिका में रहते ही? ओके, तो इसका देखो, जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है वो है नो। लेकिन आप विजिटर वीज़ा पर आके जो बिज़नेस वीज़ा है उस पर आके आप यूनिवर्सिटीज़ के टूर कर सकते हो, यहाँ पर आके पर्सनली सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। एंड ऐसे ही बिज़नेस के लिए, वर्क के लिए है कि आप यहाँ पर जॉब्स के इंटरव्यू भी दे सकते हो, लोगों से मिल सकते हो जॉब्स के लिए, कि भाई आप जो भी है सेटअप आपका, कि आप बिज़नेस कर सकते हो, कुछ भी बिज़नेस के लिए बात कर सकते हो लोगों से, लेकिन आप काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए जब आपको वो वीज़ा, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या फिर आपका J1 H1B जो वर्क वीज़ा है, वो आपको ऑफ़र किए जाएँ, तो आपको इंटरव्यू देना होगा इंडिया में, और फिर आप यहाँ पर वापस आ सकते हैं। अगर किसी को J1 वीज़ा का वेवर नहीं मिला है, मीन्स नोरी नहीं मिला है, तो अगर वो 2 साल इंडिया में स्पेंड कर लेते हैं, तो क्या उसके बाद वापस अमेरिका में J1 या H1 वीज़ा पर आ सकते हैं? तो J1 पे भी देखो आ सकते हैं और H1B पर भी आ सकते हैं। तो मोस्टली जो है वो H1B लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि फिर से जो 5 साल के बाद J1 का जो वेवर वाला प्रोसेस है वो कोई उस पर जाना नहीं चाहता है, क्योंकि मुझे कई 1-2 लोगों ने कमेंट में भी लिखा था कि ये जो वेवर वाला प्रोसेस है बहुत ही दर्दनाक बन जाता है लोगों के लिए कई बार, क्योंकि देखो 3 जगह से लेटर कलेक्ट करने होते हैं, और आपको पर्सनली मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको फॉलो अप रखना पड़ता है कि हमारा जो हमने एप्लीकेशन भेजी थी वो कहाँ तक पहुँची। तो बड़ा टीडियस प्रोसेस है, आपके घर वाले भी भागे भागे फिरते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो लोग कोशिश करते हैं कि वो दोबारा J1 न जाके H1B पर ही आएँ। क्या अमेरिका में बिना रहे, अगर आप अमेरिका के बाहर रहते हैं,
आपको सीधा ग्रीन कार्ड मिल सकता है? तो देखिए, एक मैंने इससे पहले भी आपको इसी सेशन में जो थोड़ा सा आया था ये इसका टच, कि देखो इंडिया में रहते रहते आपको नहीं मिल सकता। तो जब आप यहाँ पर आते हो कि सपोज़ वही कि लोगों ने अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई किया या स्पाउस के लिए अप्लाई किया, ग्रीन कार्ड के लिए करना चाहते हैं, तो वो पहले उनको इमिग्रेशन वीज़ा पर यहाँ पर लाते हैं और इमिग्रेशन वीज़ा पर यहाँ आने के बाद उनका वो ग्रीन कार्ड के स्टेटस में चेंज होता है। इंडिया में बैठे बैठे आपको ग्रीन कार्ड नहीं भेजा जाता है यहाँ से। एक व्यूअर हैं, उन्होंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। ओके। तो उनका सवाल है, उन्हें यूएस में क्या जॉब मिल सकती है, क्या स्कोप है उनके लिए? तो देखिए, आपके डिप्लोमा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आपको जॉब बिल्कुल आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड देखो, उसके लिए क्या करना होगा तुम्हें कि एक तो तरीका सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप जो कंपनीज़ हैं उसके करियर वाले ऑप्शंस पे टैब्स पे जाएँ ऑनलाइन और उनको सीधे सीधे अपना रेज्यूमे भेजें अच्छा सा करके। अगर आपके टेक्निक्स में, आपकी एक्सपर्टीज़ में वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपको डेफिनेटली जॉब ऑफ़र करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत अच्छा कीजिए। यहाँ के जो यूएसए के रिक्रूटर्स हैं उनसे कनेक्ट हो जाइए। रिक्रूटर्स आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कई कंपनीज़ को आपकी जो रिज्यूमे है वो भेजेंगे, वो आपको रिकमेंड करेंगे। तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। तीसरा है कि अगर फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप क्या करेंगे कि क्या कर सकते हैं कि भाई एजुकेशन एक अच्छा तरीका है यहाँ पर आने का। एक तो यह है कि लोग डिग्री कोर्स करने आए जो कि बहुत महंगा पड़ जाता है। एक होता है यहाँ पर लोग सर्टिफिकेट कोर्स करने भी आते हैं जो कि लगभग 1 साल के होते हैं। कि सपोज़ मैं कहूँगा कि अगर आप मान लो इलेक्ट्रिकल का आपके पास ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है या मैकेनिकल का बहुत एक्सपीरियंस है, किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी मुझे ये सवाल किया था, तो उसके लिए आप क्या करो कि मैं कहूँगा कि अगर सर्टिफिकेट कोर्स चूज़ कर रहे हो तो दूसरी जो है ब्रांच अपनी आप एक्सपर्टीज़ में चले जाओ कि आईटी का ले लो। तो आपके पास एक तो पहले से एक्सपर्टीज़ है आईटी के साथ में हो गई और यहाँ रहते रहते जो है आप जॉब अप्लाई करोगे तो आपको मुझे लगता है बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी। फिर एक क्वेश्चन है, उनके बेटे यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टलैंड यूएस में बीएस इन आर्किटेक्चर कर रहे हैं। तो उनका फ्यूचर या फिर स्कोप क्या है यूएस में जॉब के लिए? मैं कहूँगा सर कि उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो काफ़ी अच्छा स्कोप है उनके लिए, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में मैंने देखा है यूएसए में बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है। यहाँ पर अपार्टमेंट्स, हाउसिंग एंड जो वैसे आपके लिए कमर्शियल बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो एंड आई थिंक जब इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है और अभी भी चल रहा है तो भाई ऑब्वियसली उन लोगों की डिमांड भी काफ़ी हाई होंगे और वो यहाँ से अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें उनके चांसेस जो है और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं जॉब मिलने के। तो आई वुड से कि बहुत अच्छा स्कोप है उनके लिए यहाँ पर। एक सवाल है कि वो 12वीं पास हैं इंडिया से, तो उनके लिए अमेरिका में जॉब का क्या स्कोप है? आई थिंक पहले भी किसी ने सवाल किया था, खैर मैं उसका फिर से आपको ये जवाब देता हूँ कि उसका स्कोप देखो ये है कि अगर आप किसी को यहाँ पर पर्सनली जानते हो यार, देखो क्योंकि वो बहुत ही ऑनेस्ट आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, मैं किसी अंधेरे में रखना नहीं चाहता कि भैया नहीं तुम्हें जॉब मिल जाएगी। अगर आप यहाँ किसी को पर्सनली जानते हो जिसका यहाँ पर बिज़नेस सेटअप है तो वो ऐसा इंसान आपके लिए जॉब क्रिएट करके वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है आपके लिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखता हूँ यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर होते हैं तो जो मोस्टली जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इंडियंस होते हैं एंड आई थिंक वो ऐसे ही यहाँ पर आते होंगे। तो आप अगर किसी को जानते हो प्लीज़ उससे कांटेक्ट करो, हो सकता है कि वो आपकी मदद करे, क्योंकि वीज़ा जो अप्लाई करना, वीज़ा के लिए पेपर वर्क करना, ये एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारा इसमें पेपर वर्क, बहुत सारा पैसा जो है एक एम्प्लॉयर को खर्च करना पड़ता है। तो ये वो कोई आपके लिए तभी कर सकता है जब आपको वो जानता है और आपसे हमदर्दी रखता है, अदरवाइज़ देखो ऑनेस्टली मुश्किल है, राइट। तो ऐसा मैंने आपको जो दिया वो बहुत ही ऑनेस्ट आंसर दिया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये है हाँ कि आपको YouTube चैनल बनाने का ख्याल कैसे आया? अच्छा, हाँ बड़ा अच्छा सवाल है एंड थैंक यू फॉर आस्किंग। YouTube चैनल बनाने का ख्याल इसलिए आया कि फ्रेंड जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमारा ना कोई यहाँ पर रिश्तेदार था, ना कोई बहुत ही करीबी फ्रेंड ऐसे यहाँ आसपास था कि जिससे हम मदद ले सकते हों। और हम आपको होता है कि आप जब किसी नई जगह जाते हो, इवन अगर आप इंडिया में भी एक शहर से दूसरे नए शहर में जाते हो तो आपको लगता है कि कोई जानने वाला मिल जाए, कोई आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे दे उस जगह के बारे में, तो जो कि हमारे पास बहुत ही कमी थी।
और फिर जब हम यहाँ पर आ गए और धीरे धीरे इसी जगह पर मेरे और जूनियर्स आना शुरू हुए, तो उन लोगों के भाई मेल आया करते थे, ईमेल्स आते थे कि वो पूछते थे जगह कैसी है, ये लैब हमने ज्वाइन की ये कैसी है, तो क्या करना पड़ेगा अगर हम जब आते हैं, कहाँ पर अब रहें। तो ऐसे बहुत सारे जो सवालों के जवाब हम दिया करते थे और हमें लगा कि यार कि कुछ ऐसा तरीका हो जाए कि जो हम एक एक करके ना लोगों तक अपनी आवाज़ ना पहुंचा के ऐसा हो कि एक ही बार में काफ़ी लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। और YouTube के ज़रिए जब हम भी YouTube चैनल देखते थे, बहुत सारे लोगों के देखते हैं, तो हमें उससे ही वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि यार अपनी बात को एक साथ बहुत सारे लोगों तक यार इससे आसानी से पहुँचा सकते हैं। और फ्रेंड्स रही बात, क्योंकि एक्सपीरियंसेस की बात करें आप अगर हमारे, तो बहुत एक्सपीरियंस, मतलब कि देखो हमने J1 पे जॉब ज्वाइन की, फिर उसके बाद H1B कन्वर्ट किया, यहाँ पर बच्चे हुए तो उनके वो सारा प्रोसेस किया यार, उनका स्कूलिंग, उनका डे केयर, फिर हमने साहब ये घर ख़रीदा। तो जो कि हम जब वीज़ा पर थे तभी हमने एक घर ख़रीदा था। और अगर मैं गलत नहीं हुआ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर आप वीज़ा पर हैं, वर्क वीज़ा पर हैं यहाँ पर, तो आप प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते हैं, जो कि मैंने आई थिंक काफ़ी लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर वर्क वीज़ा पर हैं तो यहाँ पर आसानी से बिना किसी दिक्कत के प्रॉपर्टी यहाँ पर ख़रीद सकते हैं, अपना घर ख़रीद के रह सकते हैं। तो यही ऐसे जो मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं बेसिकली, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। ना कोई सुनी सुनाई बात नहीं बताना चाहता हूं आपको, कि जो मैंने यहाँ पर रह के सीखा है। और मेरा कुछ काम ही देखिए, जो जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं अक्सर लोगों को काफ़ी सिखाता हूँ। जब मैं PhD करता था तब भी मेरे साथ ट्रेनी थे, उनको ट्रेन करता था। पोस्ट डॉक आया, वहाँ पर भी पोस्ट बैक होते हैं, ट्रेनीज़ होते हैं, उनको हम सिखाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से जो हमने सीख कर आए हैं। प्लस आज भी मैं अगर कंपनी में साइंटिस्ट हूँ तो मेरे अंडर लोग हैं, मैं उनको भी अब सुपरवाइज़ करता हूँ कि उनको कैसे आगे फ्यूचर में बढ़ना है। उनको मैं जितना मैं अपनी उससे कोशिश कर सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस से जो मैंने गेन किया है, लोगों को सिखाने की, बताने की, इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो और नेक्स्ट सवाल आज का अच्छा हो गया, अभी काफी टाइम हो गया है, तो मैंने सवाल जो है बंद कर दिए। तो लगता दोस्तों, है हमें क्वेश्चन आंसर सेशन जल्दी ही दोबारा करना होगा, क्योंकि बहुत सवाल बच गए हैं। तो फ्रेंड्स देखो, हाँ मुझे लगता है बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, और मैं अगर इन सवालों के जवाब इसमें नहीं दे पाया हूँ तो आप प्लीज़ निराश मत होना, मैं अगला सेशन जल्दी करूँगा। तो जिनके जवाब नहीं आए हैं उनके जवाब अगले सेशन में आएंगे। एंड एक बार को तो एक्चुअली मैंने कहा ना आपसे पहले भी कि मुझे लगा था शायद लोग व्यूज़ से, मुझे लगा कि जैसे लोगों को शायद ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट जैसे लोगों ने मुझे लिखा है तो मुझे लगा कि यार कुछ लोगों को वाकई में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई शुड नॉट स्टॉप दिस सेशन एंड आई विल कंटिन्यू दिस सेशन एक्चुअली। सो होप कि आप लोगों के जो मैंने जवाब दिए वो उससे आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। एंड इसी के साथ मैं कहूँगा कि यार प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाना। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाइक्स देखो, बाइक्स वाले अब शुरू हो गए, गर्मियों के दिन आ गए तो बाइक्स निकल आई हैं।